नमस्कार, आपके साथ मैं हिंगलाज दान और आप देख रहे हैं किस्सा सियासी। किस्सा सियासी यानी वो किस्से, वो बातें जो राजनीति में हुई, हो रही हैं और होने की संभावना है। आज राजस्थान में पिछले दिनों में हुई कुछ सियासी घटनाओं के बारे में बताएंगे। आपको बताएंगे कि फोन टेपिंग का पूरा मामला क्या है, जिस पर दिल्ली से लेकर जयपुर तक, बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक और पहले खेमे से लेकर दूसरे खेमे तक सियासी बवाल मचा हुआ है। बताएंगे कि सिरोही एमएलए संयम लोढ़ा को विधानसभा में चमचा किसने कहा, और यह भी बताएंगे कि बीजेपी के एक विधायक को विधानसभा से बाउंसर ने जबरदस्ती बाहर क्यों निकाला। और हां, आखिर में बात 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों की भी करेंगे। मुझे मालूम है इन सब मुद्दों में आप सबसे ज्यादा फोन टेपिंग वाले मुद्दे को समझना चाहते हैं। दरअसल हुआ क्या था कि पिछले साल सचिन पायलट गुट ने 19 कांग्रेस विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों यानी कुल 22 विधायकों के साथ बगावत कर ली थी। उस वक्त क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये बातें फिर कभी। लेकिन उस सियासी घमासान के बीच एक ऑडियो सामने आया था। ऑडियो में क्या था? यह दावा किया गया था कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की चूरू की सादुलपुर सीट से कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा से बात हो रही है। और बात करा कौन रहा है? कारोबारी संजय जैन, यानी कुछ बिचौलियों के जरिए बीजेपी के नेता कांग्रेस विधायकों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। आरोपों में यह दावा किया गया था, बीजेपी ने उस वक्त इन आरोपों को खारिज किया था और सवाल ये उठे थे कि अगर विधायकों की और केंद्रीय मंत्री की आवाज है तो ये रिकॉर्डिंग आई कहां से? क्या विधायकों और मंत्रियों के फोन टेप किए जा रहे हैं? बीजेपी ने उस वक्त सीबीआई जांच की भी मांग की थी। कुछ दिनों बाद कांग्रेस के दोनों गुटों के बीच सुलह हो गई तो यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इसी बीच बीजेपी के एक विधायक हैं कालीचरण सराफ। उन्होंने विधानसभा में सवाल पूछा कि क्या यह सही है कि पिछले दिनों राजस्थान में फोन टेपिंग की गई? अगर हां तो फिर किस कानून के तहत की गई और किसके आदेश पर की गई? इसका करीब 6 महीने बाद जवाब मिला। जवाब विधानसभा की वेबसाइट पर दिया गया। जवाब को सिंपल भाषा में समझिए। जवाब में यह बताया गया कि फला फला कानून के तहत अपराध को रोकने के लिए सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बाद फोन टेपिंग की गई। और नवंबर 2020 तक जितने भी फोन टेप हुए उनकी मुख्य सचिव के स्तर पर समीक्षा भी हो चुकी है। मुख्य सचिव राजस्थान में प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी, उसने ये रिव्यू किया कि जो फोन टेप हुए वो सही प्रक्रिया में हुए या नहीं। लेकिन एक बात को आप भी समझिए कि विधानसभा में जो जवाब दिया गया उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि किसी विधायक और सांसद के फोन टेप हुए। उसमें तो सिर्फ यह कहा गया कि जिनके भी हुए उस पर कानून के तहत काम हुआ है और जिस अधिकारी की अनुमति लेनी होती है उससे अनुमति लेकर हुआ है। अब इस मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने हो गए हैं। 16 मार्च मंगलवार के दिन जब विधानसभा शुरू हुई तो प्रश्नकाल के बाद से ही हंगामा शुरू हो गया। असल में हंगामा इसलिए भी शुरू हुआ क्योंकि कालीचरण सराफ और गुलाबचंद कटारिया ने इस मुद्दे पर विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लगाया था, लेकिन स्पीकर ने उसे स्वीकार नहीं किया। बीजेपी विधायक पीछे हटने को भी तैयार नहीं थे। कटारिया ने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है, इस पर सरकार भी जा सकती है, इसलिए फोन टेपिंग के मामले में सरकार को सदन में अपनी सफाई देनी चाहिए। इधर राजेंद्र राठौड़ ने शाम होते होते कहा कि फोन टेपिंग में पहले भी कई सरकारें गिरी हैं। राठौड़ ने रामकृष्ण हेगड़े का उदाहरण भी दिया। रामकृष्ण हेगड़े कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। उस वक्त देश में सेंट्रल में राजीव गांधी की सरकार थी। संसद में जनता पार्टी के मधु दंडवते और टीडीपी के सांसद सी माधव रेड्डी ने जैसे नेताओं ने फोन टेपिंग को लेकर संसद में एक सवाल उठाया था। किसी खास जगह के लिए यह सवाल नहीं था, एक कॉमन सवाल था, लेकिन राजीव गांधी ने इसे हथियार बना लिया और एजेंसियों को नेताओं की फोन टेपिंग की जांच करने को कह दिया। जांच में पता चला कि कर्नाटक पुलिस के डीआईजी के कहने पर करीब 50 नेताओं और कारोबारियों के फोन टेप हुए और ये सभी नेता मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के कंपटीशन में थे। यानी मुख्यमंत्री के कहने पर ही डीआईजी ने ये फोन टेप कराए होंगे। और हेगड़े भी अक्सर कहा करते थे कि मैं
लोकतांत्रिक मूल्यों की राजनीति करता हूं। हालांकि नेताओं के लिए मूल्यों की राजनीति तभी तक होती है जब तक मूल्यों को ताक पर रखने की जरूरत न पड़े। खैर, इस पर काफी बवाल हुआ। कुछ नेताओं की बातचीत तो पूरी अखबारों में छप गई और आखिर दबाव में आए रामकृष्ण हेगड़े को इस्तीफा देना पड़ा। अब राजस्थान में भी बवाल हो रहा है। स्पीकर ने बीजेपी नेताओं की नारेबाजी के बावजूद सदन की कार्रवाई जारी रखवाई। 16 मार्च को शाम करीब 4 बजे विधानसभा में एक और बवाल हुआ। सिरोही से विधायक हैं संयम लोढ़ा, वो विधानसभा में अनुदान मांगों पर कुछ बोल रहे थे। बीजेपी विधायक वेल में आकर नारेबाजी कर रहे थे। इसी बीच रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने संयम लोढ़ा के आगे आकर नारेबाजी की और नारेबाजी के बीच चमचा चमचा शब्द का इस्तेमाल हुआ। ये कहते ही संयम लोढ़ा भी गुस्सा हो गए। सीपी जोशी ने मदन दिलावर को विधानसभा से बाहर जाने को कहा। मदन दिलावर बाहर नहीं गए तो सीपी जोशी ने संसदीय मंत्री शांति धारीवाल से प्रस्ताव लाने को कहा। शांति धारीवाल के लिए तो मौका था। शांति धारीवाल और मदन दिलावर की अदावत किससे छिपी है? 7 दिन के लिए बर्खास्त करने का प्रस्ताव लाया गया, लेकिन दिलावर जी भी मानने वाले कहां थे। माननीय वैसे भी कब मानते हैं। आखिरकार बाउंसर को बुलाना पड़ा। बाउंसर की विधायकों के साथ धक्का मुक्की हुई और हंगामे के बीच विधानसभा की कार्रवाई फिर स्थगित करनी पड़ी। वैसे राजस्थान की राजनीति शांत रहती है। यूपी बिहार जितनी सक्रियता नहीं होती है, लेकिन मेरा निजी अनुभव कहता है कि बहुत कम नेता होते हैं राजस्थान में जिनमें धैर्य होता है, भाषाई मर्यादा होती है। ज्यादातर नेताओं के बयान वैसे तो कतई नहीं होते हैं जैसे संसदीय राजनीति में होने चाहिए। आपको याद होगा कृषि कानूनों को पास करते समय राज्यसभा में कितना हंगामा हुआ था, लेकिन कुर्सी पर बैठे उपसभापति ने धैर्य नहीं खोया, वो मुस्कुराते रहे। राजस्थान के नेताओं की भाषाई मर्यादा कैसी है इस बारे में मैं क्यों कहूं। आप खुद विधानसभा का ये वीडियो देख लीजिए, इसमें नेताओं की भाव भंगिमा देखिए। अरे तू है तेरा मानी सदेश मैं आई विल मानी सदेश मानी सदेश मानी सदेश मानी सदेश वाली गई के मानी सदेश लो मानी सदेश लो तुम। मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि ऐसा सदस्य जो सदन की मर्यादाओं के खिलाफ काम करता हो, आसन की अवहेलना करता हो, हर तरह का अशांति पैदा करता हो, उस मदन दिलावर को कम से कम 1 हफ्ते के लिए सदन से बाहर निकाल देना चाहिए। अभी भी करो मैं प्रस्ताव पे वोटिंग करूंगा। मैं प्रस्ताव पे वोटिंग करूंगा। यू कैन नॉट ऑब्जेक्ट मिस्टर माननीय सदस्य, जो प्रस्ताव के पक्ष में वो करो, जो प्रस्ताव के पक्ष में वो गए खड़ो जाओ। आप वक्त जीता मदन दिलावर को 1 सप्ताह के लिए सदन से बाहर निकाला गया। चल प्लीज गुड मार्शल मैं मार्शल 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 मैं सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित करता हूं। आधे घंटे के बाद सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है। ऐसे नजारे आपने भी अपने आसपास देखे ही होंगे कभी। खैर, आगे बढ़ते हैं। बात राजस्थान में 3 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की करते हैं। 17 अप्रैल को राजस्थान में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। वैसे राजस्थान में इस वक्त विधानसभा की 4 सीटें खाली हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक 3 सीटों की ही तारीखें घोषित की हैं। 4 सीटें चूरू की सुजानगढ़ सीट, राजसमंद सीट, भीलवाड़ा की सहाड़ा और उदयपुर की वल्लभनगर सीट खाली थी, लेकिन सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ की डेट फाइनल हो गई है। वल्लभनगर की तारीखें घोषित नहीं हुई है। अब आपके दिमाग में यह भी सवाल आया होगा कि इन सीटों पर उपचुनाव क्यों हो रहे हैं, उपचुनाव करने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, सुजानगढ़ से मास्टर भंवरलाल मेघवाल विधायक थे जिनका निधन हो गया, वो गहलोत सरकार में मंत्री भी थे। राजसमंद सीट से बीजेपी की किरण माहेश्वरी का निधन हो गया था। सहाड़ा सीट कांग्रेस विधायक कैलाश त्रिवेदी के निधन से खाली हुई और वल्लभनगर सीट गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन से खाली हुई थी। गजेंद्र सिंह पूर्व गृह मंत्री गुलाब सिंह शक्तावत के बेटे थे। 4 विधायकों का निधन होने से 4 सीटें खाली हुई।
3 पर 17 अप्रैल को वोटिंग है और 2 मई को रिजल्ट है। इससे पहले 4 में से 3 सीट जिन पर उपचुनाव होना है, इनमें से केवल राजसमंद सीट बीजेपी के पास थी। अब उपचुनाव में 4 में से कांग्रेस कितनी जीतती है, बीजेपी कितनी जीतती है, ये परिणाम प्रदेश में दोनों पार्टियों के भविष्य की राजनीति में हौसलों को तय करेंगे। किसके हौसले बुलंद होंगे, किसके पस्त होंगे, ये 2 मई को पता चलेगा। इन उपचुनावों पर और फोन टेपिंग पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। किस्सा सियासी को लेकर आपके सुझाव सादर आमंत्रित। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।